नमस्कार छात्रों, यहाँ पर निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्य, जिन्हें कैटेगरिकल प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, उनका हम यहाँ पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के अध्याय में हमने इनका संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया है। आइए अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय के मध्य निरपेक्ष संबंध होता है, अर्थात यह किसी कंडीशन या शर्त से बंधा हुआ नहीं होता। इसके उदाहरण है, समस्त मनुष्य मरणशील है, अर्थात जो कोई भी मनुष्य वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। या कुछ किताबें अच्छी नहीं हैं, तो हम यह कुछ किताबों के बारे में निश्चित रूप से कह सकते कि कुछ किताबें ऐसी भी है जो अच्छी नहीं होती। यहाँ पर विधेय पर उद्देश्य के बारे में जो कथन करता है वह बिना किसी शर्त के है, अर्थात वह किसी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है। निरुपाधिक तर्क वाक्यों का अरस्तु ने गुण और परिमाण के अनुसार भेद किया है। गुण के आधार पर दो प्रकार के वाक्य भावात्मक और निषेधात्मक बताए गए हैं, और परिमाण के आधार पर दो प्रकार के वाक्य पूर्णव्यापी और अंशव्यापी तर्क वाक्य बताए गए हैं। इसलिए गुण और परिमाण के इस भेद से निरपेक्ष तर्क वाक्य के चार भेद हो जाते हैं, जो निरपेक्ष तर्क वाक्यों के मानक आकार कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के जो तर्क वाक्य वो इस प्रकार है। पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, इसे प्रतीक के रूप में ए से व्यक्त किया गया है। ए से पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का बोध होता है, अर्थात इसके उदाहरण है, राजनीति के सभी व्यक्ति असत्यवादी होते अथवा सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। यहाँ पर हम जब उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध की बात करते हैं, तो यहाँ विधेय संपूर्ण उद्देश्य के बारे में कोई कथन कहता है और वह कथन अस्तिवाचक या भावात्मक रूप से कहा गया है। दूसरा प्रकार का कथन है अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य। इसे प्रतीक के रूप में आई से व्यक्त किया गया है। आई से अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का बोध होता है। इसके उदाहरण है, राजनीति में कुछ व्यक्ति असत्यवादी होते हैं, या कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर जब हम बुद्धिमान या सत्यवादी कथन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह विधेय उद्देश्य संपूर्ण उद्देश्य को नहीं ढकता, वरन उद्देश्य के कुछ पक्षों को ही उजागर करता है। इसलिए इसे अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। तीसरे प्रकार के तर्क वाक्यों को पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। इसे प्रतीक के रूप में ई से व्यक्त किया गया है। ई से पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति का कोई भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं होता, अर्थात इसके अलावा और भी कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कोई भी मनुष्य जानवर नहीं है। तो यहाँ पर जब हम उद्देश्य और विधेय के संबंधों की बात करते हैं, तो विधेय उद्देश्य के संपूर्ण पक्षों को एक साथ निषेध करता है, इसलिए इन्हें पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, इसे प्रतीक रूप में ओ कहा जाता है। ओ से अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति के कुछ व्यक्ति असत्यवादी नहीं होते, अर्थात हम इसका एक और भी उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बुद्धिमान नहीं होना जो विधेय है वह कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, इसलिए इसे अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। अब हमने ये देखा कि उद्देश्य और विधेय में जो व्याप्ति और अव्याप्ति का संबंध है वो किस प्रकार तय हो, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। यह पदों की व्याप्ति का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि आगे जब हम ये देखेंगे कि एक तर्क वाक्य के आधार पर हम कुछ निष्कर्षों की स्थापना कर सकते हैं। यदि कोई कथन हमें सत्य कथन दिया गया है, तो उसके आधार पर हम कुछ अन्य कथनों को निष्कर्ष के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
और वह तभी संभव है जब हम पदों की व्याप्ति का अच्छे ढंग से अध्ययन कर लें। अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स या पदों की व्याप्ति किस प्रकार होती है, इसको जानना आवश्यक है। निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय में दो पद होते हैं। अर्थात एक पद होता है उद्देश्य और दूसरा पद होता है विधेय। ये पद एक वर्ग के समस्त सदस्यों या कुछ सदस्यों से संबंधित होता है। जब कोई पद एक वर्ग के समस्त सदस्यों से संबंधित होता है तो उस पद को व्याप्त कहा जाता है, और जब कोई पद समस्त सदस्यों से संबंधित न होकर कुछ सदस्यों से ही संबंधित होता है तो उस पद को हम अव्याप्त कहते हैं। अर्थात जब कोई पद अपने संपूर्ण व्यक्ति बोध एंटायर डिनोटेशन में व्यवहृत हो तो वह पद व्याप्त अथवा डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, और जब कोई पद अपने आंशिक व्यक्ति बोध अर्थात पार्शियल डिनोटेशन में व्यक्त हो तो उसे अव्याप्त कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, यहाँ पर जो मरणशील पद है सभी मनुष्यों के बारे में कहा गया है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, तो यहाँ बुद्धिमान जो पद है सभी मनुष्यों के बारे में न होकर कुछ मनुष्यों के बारे में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दो पद है कि मनुष्य और मरणशील या मनुष्य और बुद्धिमान। तो इन बुद्धिमान और मनुष्य या मरणशील और मनुष्य में किस प्रकार का संबंध है, उसी के आधार पर इन पदों को व्याप्त या अव्याप्त कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, तो हम यहाँ देखते हैं कि सभी मनुष्य में मनुष्य जो पद है सभी के बारे में सूचित करता है, अर्थात जो कोई भी मनुष्य हो वह यहाँ पर सूचित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य पद तो व्याप्त है, लेकिन जब हम मरणशीलता पद की बात करते हैं तो जब हम मरणशीलता का यहाँ पर कथन कर रहे हैं तो यह मरणशीलता का पद केवल मनुष्यों के संदर्भ में यूज किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही मरणशील होते हैं, मरणशील तो पशु पक्षी भी होते हैं। तो इस अर्थ में हम यहाँ देख सकते हैं कि मरणशीलता का पद यहाँ पर व्याप्त नहीं होकर अव्याप्त होता है। इसी प्रकार जब हम यह कथन कहते हैं कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि मनुष्य और अमर ये दोनों पद पूर्णतः व्याप्त है। अर्थात यदि कोई मनुष्य है तो वह सभी मनुष्यों के लिए यूज हो रहा है, और जब हम अमर पद की बात करते हैं तो जो भी अमरणशील जीव है वह सभी के लिए इस पद का प्रयोग होता है। इसलिए जो पद अपने सभी सदस्यों को, अपने वर्ग के सभी सदस्यों को सूचित कर रहा है, इसलिए यह ई कथन में दोनों पद व्याप्त होते हैं। तीसरे प्रकार के कथन आई कथन होते हैं। इसमें दोनों पद उद्देश्य पद और विधेय पद अव्याप्त होते हैं, क्योंकि जैसे कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, तो यहाँ पर न तो मनुष्य सभी मनुष्यों को सूचित कर रहा है और न ही बुद्धिमान पद सभी बुद्धिमान सदस्यों को सूचित कर रहा है। और चौथे प्रकार के कथन जिन्हें ओ कथन कहा जाता है कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। अब यहाँ पर हम एक विचित्र बात देखते हैं कि कुछ मनुष्य, निश्चित रूप से यहाँ पर मनुष्य पद अव्याप्त है, यह तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ बुद्धिमान नहीं है, तो यह बुद्धिमान नहीं का जो पद है यह बुद्धिमान के प्रत्येक वर्ग को सूचित कर, बुद्धिमान वर्ग के प्रत्येक सदस्य को सूचित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान पद व्याप्त है। तो यह सभी वाक्य तार्किक रूप से ए ई आई ओ में आ जाते हैं। अब हम और विस्तार से देख लेते हैं कि ए ई आई ओ में से कौन सा पद व्याप्त है और कौन सा अव्याप्त है। पूर्ण व्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, सभी मनुष्य मरणशील है या सभी उद्देश्य विधेय है। इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है और मरणशील विधेय पद है। तो छात्रों, आप यहाँ जान गए होंगे कि यहाँ सभी जो शब्द है परिमाण को सूचित कर रहा है, मनुष्य उद्देश्य पद को सूचित कर रहा है, मरणशील विधेय पद को सूचित कर रहा है और है कथन संयोजक को सूचित कर रहा है। अब हम पदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ दो प्रकार के पद प्रयुक्त हो रहे हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। अब जब हम प्रथम कथन देखते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ पहला पद है मनुष्य और दूसरा पद है मरणशील। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद मनुष्य
अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य का संकेत करता है। यहाँ मनुष्य पद से जितने भी मनुष्यों का बोध होता है सबके विषय में विधेय सत्य है। अतः उद्देश्य पद मनुष्य व्याप्त होता है। इसी प्रकार विधेय पद मरणशील अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य की ओर संकेत नहीं कर रहा, क्योंकि मरणशीलता मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों आदि का भी धर्म है। अतः विधेय पद यहाँ पर अव्याप्त है। दूसरे प्रकार का जो कथन है वह है पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है या कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है। इसमें उद्देश्य पद अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य की ओर संकेत कर रहा है। प्रथम वर्ग का कोई भी सदस्य द्वितीय वर्ग का सदस्य नहीं है और द्वितीय वर्ग का भी कोई सदस्य प्रथम वर्ग का कोई सदस्य नहीं है। अतः यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों ही पद व्याप्त है। अब छात्रों, आप में से कई कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये उदाहरण लिया कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। आपने पहला जो कथन देखा वो उसमें हमने लिया था सभी मनुष्य मरणशील है, तो आप तो ये कहोगे कि ये कथन असत्य है। लेकिन हमें कोई वाक्य की सत्यता असत्यता के ऊपर यहाँ विवेचना नहीं कर रहे हैं। हम जब आगे युक्तियों का अध्ययन करेंगे तो हम तार्किक वाक्य या वाक्य का जो तार्किक आकार है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि इस ढांचे में यदि कोई कथन हो तो उसके उद्देश्य और विधेय में संबंध किस प्रकार से निश्चित होंगे, अर्थात उनमें से कौन से पद व्याप्त होंगे कौन से व्याप्त होंगे, इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आप यहाँ सत्यता या असत्यता को कुछ समय के लिए एक साइड में रख दें। तीसरे प्रकार के जो कथन है उन्हें अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। इस तर्क वाक्य का स्वरूप है कोई मनुष्य मरणशील है अथवा कुछ उद्देश्य विधेय है। इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है। उद्देश्य पद मनुष्य से अपने वर्ग के समस्त सदस्यों का बोध नहीं होकर केवल कुछ सदस्यों का बोध हो रहा है। अतः सभी मनुष्य पर उद्देश्य पद यहाँ लागू नहीं है, केवल कुछ मनुष्यों पर उद्देश्य पद लागू है। अतः इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त है। इस वाक्य में विधेय पद मरणशील है। विधेय पद अपने वर्ग के समस्त सदस्यों की ओर संकेत नहीं कर रहा है, अतः विधेय पद भी यहाँ अव्याप्त है। चौथे प्रकार के जो कथन है उन्हें अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। ओ तर्क वाक्य जैसे कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है अथवा कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। इस वाक्य में उद्देश्य पद मनुष्य है। यहाँ उद्देश्य पद मनुष्य अपने वर्ग के कुछ ही मनुष्यों की ओर संकेत करता है, अतः यहाँ उद्देश्य पद अव्याप्त है। इस वाक्य में विधेय पद मरणशील है। यहाँ विधेय पद मरणशील जिन थोड़े से मनुष्यों के लिए कहा गया उनमें से कोई भी मरणशील वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात मरणशील जो वर्ग है वह अपने वर्ग के सभी सदस्यों को यहाँ पर सूचित करने के कारण विधेय पद व्याप्त है। तो छात्रों, हमने यहाँ चार प्रकार के तर्क वाक्य और उनमें व्याप्ति और अव्याप्ति का अध्ययन किया। इससे आगे हम इनके संबंध के आधार पर अव्यवहित अनुमान का आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।